बीते दिनों मध्य प्रदेश के धार जिले से एक रैली की वीडियो सामने आई है। इस रैली में हजारों की संख्या में लोग अपने हाथों में तख्तियां लिए दिखाई दे रहे हैं, जिन तख्तियों में लिखा है कि डीलिस्टिंग लागू किया जाए। इस तरह की रैलियां सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में की जा रही हैं। लेकिन ये लोग जिस डीलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं, वो डीलिस्टिंग आखिर होता क्या है? ये लोग जो मांग कर रहे हैं, ये मांग आज से नहीं 1967 से की जा रही है। लेकिन फिर भी आज तक इन लोगों की ये मांग पूरी क्यों नहीं हो पाई? ये मांग करने वाले कौन हैं? और जो लोग ये मांग कर रहे हैं, आखिर उनका उद्देश्य क्या है? आखिर वो सरकार से मांग कर किस बात की रहे हैं? नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध, और हमारे आज के इस वीडियो में हम इन्हीं विषयों के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों जनजातीय समाज को डीलिस्टिंग की मांग करने के लिए सड़कों पर आना पड़ा है। आखिर क्यों 1967 से लगातार प्रयासों के बाद अब तक डीलिस्टिंग लागू नहीं हो पाई है, और डीलिस्टिंग नहीं होने से जनजातीय समाज को ऐसा क्या नुकसान हो रहा है कि उन्हें सड़कों पर आना पड़ा। सबसे पहले तो डीलिस्टिंग को समझते हैं। डीलिस्टिंग का मतलब क्या है? देखिए, जैसा सिंपल है, डी लिस्टिंग यानी लिस्ट से हटाना, सूची से हटाना। डीलिस्टिंग की मांग इतनी ही सामान्य है कि सूची से हटाया जाए। किसे सूची से हटाया जाए? सूची से उन लोगों को हटाया जाए जो कभी तो जनजातीय समुदाय में थे, अनुसूचित जनजाति समाज के हिस्सा थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। उसके बाद वो ईसाई या मुसलमान बन गए, लेकिन अब तक जनजाति समुदाय को मिलने वाले आरक्षण या अन्य सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि उन लोगों को जनजाति समुदाय की सूची से बाहर किया जाए और आरक्षण एवं अन्य सुविधाओं का लाभ उन्हीं लोगों को मिले जो इसके हकदार हैं। आप कहेंगे सिंपल सी बात है, ये तो हो ही जाना चाहिए। अब मान लीजिए कोई जनजाति समुदाय का हिस्सा है, उसने जनजाति समुदाय छोड़ दिया, तो उसके साथ में जनजाति समुदाय को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ भी छोड़ना चाहिए। लेकिन भाई साहब, मामला इतना सिंपल नहीं है। मामले में बड़ी गहरी पेच है, और इसी पेच के कारण इन लोगों को सड़कों पर आना पड़ा है। 1950 में जब भारत आज़ाद हुआ, जब भारत का संविधान लागू हुआ, तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को कुछ विशेष लाभ दिए गए। विशेष लाभ दिए गए ताकि उनकी संस्कृति, उनकी पहचान, उनकी भाषा को बचाए रखा जा सके। ये लोग जो न जाने कितने समय से वनों में रह रहे थे, भारत के वनों की संपदा को अपनी मां मानते थे। उन लोगों की पहचान आजाद भारत में प्रभावित ना हो, स्वतंत्र भारत में भी वो उसी तरीके से रह सके, इसी उद्देश्य के साथ अनुसूचित जाति और जनजातीय समुदाय को विशेष आरक्षण के लाभ दिए गए थे। अब देखिए, भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है, वो कोई छोटी जनसंख्या नहीं है। अगर आप 2011 के आंकड़ों को देखिए तो भारत की 16.6% आबादी अनुसूचित जाति की है, वहीं 8.6% आबादी अनुसूचित जनजाति की है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की लगभग 21% आबादी अनुसूचित जनजाति समाज की है। एक बड़ा संख्या है, बड़ी संख्या है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी सामाजिक उत्थान नहीं हो पा रहा है। सरकारें जो लाभ चाहती हैं, वो लाभ अनुसूचित जनजाति तक नहीं पहुंच पा रही है। क्यों नहीं पहुंच पा रही है? अब देखिए, कानून बना था 1950 में ही। 1950 में ही इस बात का तो प्रावधान किया गया था कि अनुसूचित जाति का मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो धर्मांतरित हो गया, ठीक है। बाद में इसमें सिखों को भी जोड़ा गया, बाद में इसमें अन्य समुदायों को भी जोड़ा गया। लेकिन अगर हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति है, उसने हिंदू धर्म त्याग दिया, तो उसके साथ उसे समुदाय के जो लाभ मिलते थे, उन लाभों को भी त्यागना होगा, उन्हें भी छोड़ना होगा। लेकिन अनुसूचित जनजाति को लेके इस तरह का कोई नियम नहीं बनाया गया। यानी कि अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति है, उसने धर्म परिवर्तन कर लिया, मान लीजिए वो ईसाई बन गया, अब वो दोहरा लाभ ले रहा है। वो अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले लाभ भी ले रहा है और अल्पसंख्यकों को मिलने वाले लाभ भी ले रहा है। इसके कारण परेशानी ये हो रही है कि अनुसूचित जनजाति के वो लोग जो सचमुच में अपनी पहचान से जुड़े हैं, जो लोग अभी भी अपनी मान्यताओं से जुड़े हैं, जो इस लाभ के सच्चे हकदार हैं, उन्हें उनका लाभ मिल नहीं पा रहा, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा। अब मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये प्रावधान किया गया है कि यहाँ से जो चुनाव लड़के जीतेगा अनुसूचित जनजाति का होगा। ये प्रावधान क्यों किया गया है?
इसलिए ताकि जनजाति समाज का प्रतिनिधित्व कोई जनजाति करे, ऐसा व्यक्ति करे जो उनकी पहचान से जुड़ा हो, जो उनकी गर्भनाल से जुड़ा हो। लेकिन अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो गया जो ईसाई बन चुका है, उसने तो अपनी मान्यताएं त्याग दी हैं, उसने अपनी पहचान त्याग दी है, उसने अपनी परंपराएं त्याग दी हैं, लेकिन उसके बाद भी वो इस क्षेत्र से चुनाव लड़के जीत जाता है। अब क्या उस व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है कि वो पंचायत में हो, विधानसभा में हो या संसद में हो, वो जनजाति समुदाय की मांगों को रख पाएगा, या ये उन लोगों की मांगों को रखेगा जो जंगलों में जाके जनजाति समुदाय को उनकी पहचान से अलग कर रहे हैं? इसका सीधा नुकसान किसी और को नहीं होता, जनजाति समुदाय के लोगों को ही होता है। ये कैसे होता है, ये समझने के लिए इन आंकड़ों से देखिए। इन आंकड़े स्पष्ट कर देंगे आपको कि जनजाति समुदाय का अधिकार किस तरीके से मारा जा रहा है। सबसे पहले उत्तर पूर्व के राज्यों में चलते हैं, जहाँ पे जनजाति समुदाय की जनसंख्या है शायद सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में जनजाति समुदाय के लोग वहीं पर रहते हैं। उत्तर पूर्व में 43 IAS IPS की सीटें हैं। इनमें से पदोन्नति करके लोगों को प्रशासनिक अधिकारी बनाया गया। इन 43 में से 39 ईसाई हैं, मात्र 4 लोग जनजाति समुदाय के हैं। असम चलते हैं। असम में 12 सीटें हैं प्रशासनिक सेवा की, इसमें पदोन्नति करके लोग बनाए गए। इनमें से 9 ईसाई हैं और मात्र 3 जनजातीय समुदाय के। छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, यहाँ पे 9 सीटें हैं प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की। इनमें से 5 ईसाई हैं और केवल 4 गैर ईसाई हैं, जनजातीय समुदाय के हैं। ये 3 आंकड़े ही आपको समझने में मदद करेंगे कि किस तरीके से जनजातीय समुदाय के अधिकारों को उनके हाथों से छीना गया है। अब ये जो मांग हो रही है, ये मांग कल से शुरू हुई है ऐसा नहीं है, ये मांग लंबे समय से की जा रही है। इस समस्या की पहचान बहुत समय पहले कर ली गई थी। 1967 में 1966-67 में स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी, उन्होंने 235 सांसदों के सिग्नेचर के साथ, 235 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में इन्हीं समस्याओं को हाईलाइट किया गया था और मांग की गई थी कि लागू किया जाए कि जो लोग अपना धर्म त्याग देंगे उन्हें जनजातीय समुदाय को मिलने वाले अधिकार नहीं मिलेंगे। 1970 में उन्होंने दोबारा ये प्रस्ताव दिया। इस बार 348 सांसदों ने अपने हस्ताक्षर किए थे। सोचिए, इतनी बड़ी समर्थन मिलने के बावजूद, इतनी बड़ी संख्या में आने के बावजूद भी ये लागू क्यों नहीं हो पाया? आखिर कौन सी ताकतें थीं जो इसके पीछे काम कर रही थीं? आखिर कौन सी ताकतें थीं जो धर्मांतरित हुए लोगों का या धर्मांतरण करने वालों के इतनी बड़ी पक्षधर थी कि 348 सांसदों के सिग्नेचर के बाद भी किसी प्रस्ताव को नहीं माना गया? अब ये मांग दोबारा भी उठी। जनजातीय सुरक्षा मंच ने इस मांग को उठाया। 2009 में जनजातीय सुरक्षा मंच ने 28 लाख जनजातीय समुदाय के लोगों के सिग्नेचर के साथ, हस्ताक्षर के साथ प्रतिभा पाटिल जी को मांग सौंपी थी, भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति को। लेकिन उसके बाद भी ये मांग नहीं मानी गई। 2020 में नया अभियान शुरू किया गया। इस अभियान में 288 जिलों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपे गए। 14 राज्य में राज्यपालों को ज्ञापन सौंपे गए और 7 राज्यों में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे गए। लेकिन इन ज्ञापन, इन मांगों, इन प्रदर्शनों के बावजूद जनजातीय समाज की आवाज़ सुनी नहीं गई। अगर आप आयुध के नियमित दर्शक हैं तो आपने हमारी वीडियोस में देखा होगा कि जनजातीय क्षेत्रों में किस तरह से ईसाई मिशनरियाँ एक्टिव हैं, किस तरह षड्यंत्र रचकर लोगों को उनकी पहचान से अलग कर दिया जा रहा है। इन लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है क्योंकि उन्हें संविधान की ये ढाल मिली हुई है। इन लोगों को संरक्षण मिल रहा है क्योंकि धर्मांतरित होने के बाद भी धर्मांतरित लोगों को वही अधिकार मिल रहे हैं, वही लाभ मिल रहे हैं जो हमारी जनजाति भाइयों के हिस्से के हैं। जनजातीय सुरक्षा मंच इस मांग को पुरजोर तरीके से उठा रहा है। एक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की गई है ताकि डीलिस्टिंग की जा सके। आयुध लगातार और कुछ वीडियोस में आपको बताएगा कि डीलिस्टिंग की ये मांग क्यों की जा रही है। हम आपको आगे ये भी बताएंगे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स का क्या कहना है। हम आपको ये भी बताएंगे कि स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी के रिपोर्ट में क्या था।
लेकिन ये सब जानने के लिए आपको इंतज़ार करना होगा हमारे अगले वीडियोज़ का। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, आप चाहते हैं कि डीलिस्टिंग की मांग क्या है और डीलिस्टिंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब करके इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।